नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ में हूं मनीषा गुप्ता और सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं आधे % की गिरावट यहां पर सोने में है। और जहां तक चांदी की बात है, शुरुआत यहां पर अच्छी खासी हुई थी, पॉजिटिव तरीके से हुई थी, लेकिन वहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। जो कमोडिटी यहाँ पर जोरदार तेजी से कारोबार कर रही है वो है कच्चा तेल। यहाँ पर हमने कल करीब 15% की गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन आज मार्केट्स में आप देख सकते हैं 6% की तेजी के साथ कारोबार। ऑलमोस्ट 93 के लेवल्स यहाँ पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं। कल एक समय था न्यूयॉर्क सेशन में जब हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में $82 तक की गिरावट देखी थी, तो 82 से ऑलमोस्ट 93 के स्तर यहाँ पर आते हुए रोजाना करीबन $10 से $12 की मूवमेंट यहाँ पर कच्चा तेल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी बाजार की नजर 2-3 चीजों पर रहेगी। एक तो ये कि क्या IEA यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स रिलीज करेंगे। जो 400 मिलियन बैरल्स रिलीज करने का नंबर निकला है, उसमें क्या हम वहां पर सभी G7 कंट्रीज की हामी आता हुआ देखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये भी है कि काफी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर US और ईरान की तरफ से निकल के आई हैं। US ने कहा है कि आज का दिन ऐसा होगा जहां पर स्ट्राइक सबसे ज्यादा होंगी, तो बाजार शायद उसकी भी तैयारी करता हुआ नजर आया है कि शाम को यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। साथ ही साथ मार्केट्स ये भी देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने ऑलमोस्ट टोटल क्लोजर आता हुआ देखा है, लेकिन ईरान के शिप्स यहाँ पर कच्चे तेल के अभी भी हॉर्मुज से निकलते हुए नजर आए हैं। 28 फरवरी से 10 मार्च तक 6 शिप्स यहाँ पर ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर निकले हैं, जहाँ पर करीब 11 से 13 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल पास होता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, क्योंकि ईरान का तेल तो जा ही रहा है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, UAE ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जाता तो वो इन सम सेंस यहाँ पर इसे रेड सी से ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जैसे तैसे यहाँ पर तेल निकल रहा है, लेकिन बाजार को लगता है कि जिस तरह की कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर लीडर्स की तरफ से आते हुए देखी हैं, और साथ ही साथ जितना लंबा ये यहाँ पर चलेगा वॉर, उतना लंबा इम्पैक्ट हम इसका आता हुआ देखेंगे, ना सिर्फ कच्चे तेल पर और उसकी अवेलेबिलिटी और शिपिंग पर, बल्कि फ्रेट रेट्स और इन सम सेंस इकोनॉमी पर भी। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे सोने चांदी की डिटेल में। नमस्कार, स्वागत है आपका। और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर विक्रम धवन हमारे साथ हैं। विक्रम नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। मुझे याद है पिछली कॉन्वर्सेशन में आपने कहा था कि रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर ETFs में काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है, और शायद इसीलिए वॉलेटाइल नंबर्स हम यहाँ पर मंथ ऑन मंथ देखते हैं। किस तरह से आप देखते हैं फेब के नंबर्स विज़ावी जैन, जहाँ पर हमने रिकॉर्ड नंबर्स बनता हुआ देखा था, और फेब में इतना बड़ा मुनाफा वसूली या डिक्लाइन? इन्वाइट करने के लिए मनीषा जी। ये जो आप मार्केट में आप फ्लोज देख रहे हैं, वेरिएबिलिटी देख रहे हैं फ्लोज, ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फुटप्रिंट है रिटेल इन्वेस्टर्स का। ये सिर्फ इंडिया में ही यूनिक नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के वेरिएबिलिटी ऑफ फ्लोज आते हैं। और उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, बार्गेन हंटिंग भी करते हैं, सेंटिमेंट से भी अफेक्ट होते हैं, सीजनैलिटी भी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काफ़ी माइग्रेशन होता है जब ETF डोमिनेंट या मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, तो काफ़ी माइग्रेशन होता है फिजिकल मार्केट से ETF मार्केट में। तो वो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टर्स के, वो कहीं ना कहीं ETF में भी आ जाते हैं, ETF फ्लोज में भी आ जाते हैं। तो ये एक कोई बहुत मतलब इसमें कोई पैटर्न ढूंढना या इसमें कोई चीज़ फोरकास्ट करना कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये इस तरह के ETF फ्लोज देखें ग्लोबली या हमारे इंडिया के भी अगर आप फ्लोज देखें पिछले 2 साल 3 साल में, तो ये काफ़ी कुछ इस तरीके के ही रहे हैं। आप जिस तरह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में इतनी बड़े मूव्स आते हुए देखे हैं, आपको लगता है इसका भी एक नतीजा है? तो वॉलेटिलिटी भी इम्पैक्ट करती है इन्वेस्टर बिहेवियर। जैसे आप फिजिकल मार्केट का एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहेवियरल एट्रीब्यूट कह लीजिए, ट्रेड कह लीजिए, कि जब भी प्राइस वॉलेटाइल होती है तो जो फिजिकल बुलियन बायर्स हैं या ETF बायर्स हैं, वो प्राइस को वेट करते हैं स्टेबलाइज होने के लिए। उसके बाद फिर वो लोग फ्लोज जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं। तो ये एक बहुत ही एक नॉर्मल सा
बिहेवियर है मार्केट का। विक्रम, जिस तरह से हमने मार्केट्स में यहाँ पर एक वॉर रेज होते हुए देखी है, लेकिन उसका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर सोने चांदी में नहीं आया, क्या रीजनिंग उसके लिए देखते हैं आप? देखिए, दो तीन चीजें हैं। तो इस सेंचुरी में अगर आप 25-26 साल की बात करें तो हर इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में गोल्ड ने अपना एक सेफ हेवन का जो स्टोर ऑफ वैल्यू का जो एक एट्रीब्यूट है या जो उसकी क्वालिटी है वो उसने निभाया है। और जो अगर आप रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो आप आई थिंक डेज की या वीक्स की रिटर्न्स नहीं देखें, आप पिछले क्वार्टर की या पिछले मंथ्स की देखें रिटर्न्स, तो शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है रिस्क एसेट्स में, तो लिक्विडिटी रेस करने के लिए गोल्ड और सिल्वर में भी सेलिंग आती है। और दूसरी बात यह है, ये एक थोड़ी चीज़ आपके निवेशकों को और दर्शकों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो वॉर है इस समय चल रही है, जिसमें एक रिस्क है कि एक एनर्जी प्राइस शॉक आ सकता है। तो एनर्जी प्राइस शॉक आने से क्या होगा कि, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी भी है रिस्क एसेट्स में, इक्विटी मार्केट्स में। तो इन सब का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो नॉन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी चलेगी तब तक ऐसा हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए इन द नियर टर्म कुछ हेडविंड रहे। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन देखें वेरियस वॉर्स या वेरियस जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू क्वार्टर्स टू 1 ईयर गोल्ड जो है अपना वो सेफ हेवन का जो एक उसका जो क्वालिटी है वो मोर ऑफन देन नॉट वो निभाता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नियर टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये निवेशकों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपके शो में काफ़ी बार बोला भी है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिसमें आपको मोमेंटम चेज नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म प्लेज हैं, बाय एंड डिप टाइप ऑफ प्लेज हैं। एब्सोल्युटली। विक्रम, एक फाइनल सवाल, तो जिस स्थिति में हम यहाँ पर हैं, कितना आप कहेंगे गोल्ड इन एनी फॉर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए? और जैसे आपने कहा एक स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग रन यहाँ पर जारी रह सकती है, बाय ईयर एंड आप कहेंगे शायद एक तेजी यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आए? देखिए, बहुत डिपेंड करेगा कि ये जो सिचुएशन है वो कहाँ किस तरफ जा रही है। अगर ये एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई रहेंगे तो इसमें इसका इम्पैक्ट रिस्क एसेट्स में और भी आ सकता है। अगर लिक्विडिटी इश्यूज अगर अराइज होते हैं, ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में भी आ सकता है इन द नियर टू मीडियम टर्म। और जब तक इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कहाँ पे हम प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी और उसके बाद क्या हो सकता है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये इवेंट ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ये याद दिला दिया है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और ये टाइम है एसेट एलोकेशन का, ये टाइम है डाइवर्सिफिकेशन का। इन टर्म्स कितना आपको गोल्ड और सिल्वर रखना चाहिए, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंस्ट्रक्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। क्या रिस्क है, क्या आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, तो आपको शायद ज़्यादा गोल्ड रखना पड़ेगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो लेस रिस्की है तो आपको लेस रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एक एक परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें वन साइज फिट ऑल नहीं है, मतलब रेंजेस हैं। जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक स्टडी 2-3 साल पहले आई थी, उन्होंने बोला था कि इंडियन पोर्टफोलियोज में एनीथिंग बिटवीन 5 to 15% ऑप्टिमम है, लेस देन 5% और मोर देन 15% इज सब ऑप्टिमल। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब गाइडलाइंस हैं। बट हर पोर्टफोलियो यूनिक है और हर इन्वेस्टर को अपना खुद होमवर्क और खुद जो भी उनके एडवाइजर है उनसे पूछ के एलोकेशन करना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। विक्रम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली रिटेल पार्टिसिपेशन जोरदार है, मेन स्ट्रीम एसेट क्लास यहाँ पर सोना चांदी बढ़ता हुआ नजर आया है, और साथ ही साथ नियर टर्म वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे विक्रम हमें कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म में एक बेहतर परफॉर्मेंस और एक सेफ हेवन हम यहाँ पर लौटता हुआ जरूर देखेंगे। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।